अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंडक्टेंस का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टेंस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने कंडक्टेंस के बारे में जनरल देखा था कि वो कौन से सब्सटेंस हैं जिनके अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा होती है और किस में नहीं होती है, और कौन सी मेन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कंडक्टेंस पॉसिबल होती है। उसके अलावा हमने दो तरह के कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखी थी, आयनिक कंपाउंड में और नॉन मेटल ग्रेफाइट के अंदर। आज हम जो है कुछ मज़ीद कंपाउंड के अंदर कंडक्टेंस देखने जा रहे हैं, जैसे मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स के अंदर जो है वो कंडक्टेंस किस तरह से होती है। पीरियाडिक टेबल जो है वो तो अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बारे में शॉर्ट सा इंट्रो मैंने आपको पहले भी दिया था, तो इस लेक्चर में मज़ीद देख लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले ओवरऑल आप डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम पढ़ते होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके ऊपर वर्क करके एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है इस तरीके से, यानी इस तरह से बॉक्स ये बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ एलिमेंट्स इस तरह से मिड में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल सब एलिमेंट्स तो नहीं बना रही हूँ, जस्ट इस तरह से कुछ एलिमेंट्स इस तरह से जो है वो इनको डिफरेंट उसमें रखा हुआ है। अब ये अरेंजमेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑन द बेस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, जो कि हम पिछले उसके अंदर भी देख चुके हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको तीन मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं मेटल्स, एक होती हैं नॉन मेटल्स और तीसरी होती है मेटलाइड, जिनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, मेटल और नॉन मेटल की। अब पीरियोडिक टेबल के कौन से हिस्से में मेटल प्रेजेंट होती हैं? एक तो ये जो शुरू वाला हिस्सा है ये वाला, और जो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो उन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब जो मेटल्स होती हैं, अब मेटल्स मोस्टली जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं, यानी पहले दो ग्रुप्स जो हैं ये मेटल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। ठीक है, लास्ट शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि पीछे जब हमने बॉन्डिंग डिस्कस की थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, उन बॉन्डिंग में हमने देखा था कि जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल को जब फॉलो करता है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है, तभी वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इसी तरह हमने देखा था कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने आप को स्टेबल करते हैं। सेम इसी तरह जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनको मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसको 5 चाहिए, इसको 6 चाहिए और इसको 7 चाहिए। ये सारे जो है वो पॉसिबिलिटी मुश्किल है, इसी वजह से ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी वजह से ये जो मेटल होती हैं इनका स्ट्रक्चर मोस्टली, यानी कि ये एटम जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। एक मेटल के अंदर जितने भी एटम होते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्होंने लूज़ किए होते हैं, तो वो दरमियान में इस तरह से करके मूव कर रहे होते हैं। अब यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव हो जाती है, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर नहीं जाते बल्कि मेटल के पास ही रहते हैं जो उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अब जब ये इस तरह की कंडीशन होगी तो इनमें से जब लाइट पास होगी, तो अब आपको पता है कि जब हमने पिछले लेक्चर में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कंडक्टेंस के लिए किसी मटेरियल के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो चार्ज पार्टिकल और या तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा इसमें चार्ज पार्टिकल तो नहीं है लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद हैं जो कि इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर से मटेरियल से जो है वो लाइट आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, मेटल के यानी कि मेटल जो होती हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं। एक तो रीज़न ये है उनको डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और दूसरी
रीज़न ये है कि ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल की नीचे वाली साइड पे जो मेटल्स होती हैं ये बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा शेल होते हैं। ठीक है, दूसरी मेन रीज़न क्या है इन इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज़ होने की, मैनी शेल्स। ठीक है, मैनी शेल्स मीन कि जो सबसे लास्ट पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सपोज के न्यूक्लियस तो 7 शेल उसके होंगे, इस तरह से करके यहाँ पे यानी ओवरऑल ये टोटल शेल 7 हो जाएंगे। अब आप देखें जो न्यूक्लियस का कंट्रोल 7वें शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से वहाँ से निकल के उसके इधर उधर घूम फिर रहे होंगे, जबकि देखें न्यूक्लियस का जो अपने पास के जो शेल्स होते हैं उन पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। अब दरमियान में देखें 7वां शेल है, कितने दरमियान में 6 शेल्स जो है वो 7वें शेल तक पहुंचते हुए आ जाएंगे, जो कि शील्ड कर लेंगे न्यूक्लियस के इफेक्ट को 7वें शेल पे कम कर लेंगे, जिस वजह से जो 7वें शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से रिलीज़ करके इस फॉर्म में जो है वो मेटल आई हुई होगी, तो आसानी से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को मेटल से पास करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जितनी भी मेटल्स होती तो वो इसी फॉर्म में हैं मोस्टली, लेकिन क्या तमाम मेटल्स जो होती हैं उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो सेम होती है या उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि तमाम मटेरियल कंडक्टर्स तो होंगे, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो गुड कंडक्टर्स होंगे और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो बैड कंडक्टर्स होंगे। इसी तरह मेटल्स को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ मेटल ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होंगी और कुछ मेटल ऐसी होंगी जो कि अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है, इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल हम मेटल की देख लेते हैं कि कौन सी जो है वो गुड कंडक्टर हैं और कौन सी बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, ओवरऑल मेटल के अंदर जो लेड एक ऐसी मेटल है, लेड, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Pb, ये जो होती है वो पुअरेस्ट मेटल होती है, पुअरेस्ट कंडक्टर है, पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी है, गोल्ड। सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड के बाद कॉपर है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Cu। ये सारे मेटल्स हैं, ये जो है वो गुड कंडक्टर्स के अंदर आती हैं, गुड कंडक्टर, जबकि पुअरेस्ट के अंदर कौन सा आता है, लेड। तो अब इनका कुछ हम यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अब एक मेटल है एल्युमिनियम, ठीक है, वो अगर उसका देखा जाए तो एल्युमिनियम वेट में भी बहुत, उसका वेट भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। यहाँ पे इसकी ये इस तरह से पोजीशन होती है, ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, लाइट मटेरियल है, इस वजह से ये बहुत गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर होने की वजह से इसको ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, यानी कि जो बिजली की जो तारें होती हैं उनके अंदर जो आप इलेक्ट्रिकल केबल किसी भी तरह की जो आप घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं उनकी जो केबल्स होती हैं उनके अंदर एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। उसके अलावा दूसरा हमने कहा कि कॉपर भी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। यहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम को, ठीक है। तो कॉपर भी जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी, ठीक है। तो इसी वजह से कॉपर को भी इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स मीन के ऐसी वायर्स जिनके अंदर से क्या हो सके, लाइट पास हो सके, क्योंकि मेटल जो होती हैं वो हाईली डक्टाइल होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, कॉपर को। तो ये हाईली क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मेटल इस तरह का मटेरियल होता है कि उसको आप किसी भी तरह की वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है
उसको मेटल के अंदर से आप किसी भी तरह की वायर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर गुड कंडक्टर होने की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली डक्टाइल है। हाईली डक्टाइल का मतलब ये है ऐसा मटेरियल जिसको किसी भी तरह की वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेटल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मेटल अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं, तो उनके अंदर से जो है वो लाइट वो पास हो जाती है। उसके बाद दूसरी तरह की मटेरियल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में, ठीक है। एसिड का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी तीनों तरह की चीज़ें हैं, एसिड, बेस, साल्ट, इनको अगर हम सॉलिड फॉर्म में इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सॉलिड फॉर्म में इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट जब आप इन चीज़ों का पानी के अंदर सोल्यूशन बना के उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनके अंदर से गुजर जाएगी, ठीक है। तो अब सपोज़ हम किसी एसिड की बात करें, सपोज़ हमारे पास एक एसिड HCl, जब हम इसको पानी में हल करते हैं तो ये अपने आयन के अंदर चेंज हो जाएगा इस तरह से करके, जैसे सिंपल ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरह से हमने आयनिंग कंपाउंड के लिए देखा था, ठीक है। लेकिन पहले मैं इनके एग्जांपल लिख लेती हूँ, तो फिर जो है वो इनके बारे में फर्दर डिस्कस करूँगी कि इनका जो है वो इनका आगे फर्दर यूज़ क्या है। सपोज़ मैं एक बेस ले लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इसको पानी में हल करेंगे तो ये इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। पॉजिटिव आयन इसमें सोडियम है और OH नेगेटिव, और इसी तरह वाटर के अंदर से भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ज़रा ये बने हुए हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा मिकदार में बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो वाटर में भी प्रेजेंट है और NaOH में भी प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हम किसी साल्ट की बात करें, साल्ट NaCl जो है वो एक सॉल्ट है जिसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था। साल्ट का अगर हम देखें NaCl जब पानी में हल होगा तो ये बना लेगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और साथ में वाटर के आयंस भी बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि ये शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था कि कंडक्टेंस होने के लिए किसी मटेरियल के अंदर या तो आयंस का होना ज़रूरी है और या तो इलेक्ट्रॉन्स का। अब एसिड, बेस और साल्ट के तीनों मटेरियल ऐसे हैं कि जब भी इनको आप वाटर में हल करेंगे तो ये आयनाइज होके डिफरेंट आयंस में चले जाएंगे, तो इसी वजह से उनके अंदर से जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या तमाम एसिड, तमाम बेसिस और तमाम साल्ट जो है वो उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है उसका जो एक्सटेंट होता है वो सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता, क्योंकि एसिड को आपको पता है कि 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एसिड के आगे कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। इसी तरह बेसिस को भी आगे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट किस बेस पे आता है कि ये पानी में किस हद तक आयनाइज हो जाते हैं। अब ये कुछ एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये ऐसे एसिड होते हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पर वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं। इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के जो एसिड होंगे उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जो जिनकी आयनाइजेशन जो है वो वाटर में कम होती है, वो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते, वो होते हैं वीक एसिड। इसी तरह वो बेसिस जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाती हैं वो होती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होती वो होती हैं वीक बेसिस। अब देखें कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन और वीक आयनाइजेशन का कंडक्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ़ आयंस और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो अब देखें कि जिसकी
जो यानी आयनाइजेशन होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, इट्स मीन वहाँ पे नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा बनेंगे। जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। अब वीक एसिड के केस में ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो लेस है, इट्स मीन कि वहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ आयन्स बनेंगे, तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो अब वो मटेरियल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और कुछ साल्ट्स जो कि पानी में मुकम्मल तौर पर जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और साल्ट्स। ये सारे ऐसा मटेरियल है कि जो कि पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मटेरियल है यानी कि जिसको आप पानी में हल करें तो उसके अंदर से आसानी से भी लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा वो आयंस यानी कि वो मटेरियल यानी वीक एसिड, वीक बेसिस और वो साल्ट्स जो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते, उनको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। उनको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, वीक एसिड, वीक बेसिस, वीक एसिड एंड बेस और कुछ साल्ट जो कि पानी में मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते। उसके अलावा कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो पानी में हल होते हैं तो वहाँ पे वो पानी में हल होने के बाद एसिड और बेस बना लेते हैं। जैसे सपोज़ NaCl की अगर बात करें तो अब आप देखें ये 4 तरह के आयन्स बने हुए हैं। इसमें से ये Na जो है वो OH के साथ मिलके NaOH बना सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो वाटर में H पॉजिटिव होता है वो उसके साथ मिलके HCl बना लेता है। ठीक है, यानी कुछ साल्ट्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बना लेंगे, बेस और एसिड को बना लेंगे। और बेस और एसिड आपको पता है फिर दोबारा आयनाइज होकर आयन्स बनाएंगे तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम साल्ट्स जो है वो वाटर में आसानी से हल हो जाएं। कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि साल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके अलावा लेड सल्फेट PbSO4, उसके अलावा आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस। ठीक है, ये वाटर में हल नहीं होते। साल्ट्स यानी कि ये कैसे साल्ट्स हैं, दैट आर नॉट सलेबल इन वाटर, सलेबल इन वाटर जो कि वाटर में हल नहीं होते। तो ज़रा ये वाटर में हल नहीं होते तो इट्स मीन इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। यानी आपको किसी और इनको मटेरियल में अगर ये आसानी से हल हो के अपने आयन्स में जाते हैं तो वहाँ से इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमारा कंडक्टेंस का था पार्ट 2, जिसमें हमने मेटल्स, एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर से देखा था कि किस तरह से लाइट पास होती है। मेटल्स के अंदर हमने देखा कि 2 मेन रीज़न है कि मेटल के आउटरमोस्ट शेल में लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से वो उनको आसानी से रिलीज़ करके अपने आप को स्टेबल करती हैं। और दूसरी मेन रीज़न ये है कि जो पीरियोडिक टेबल की जो नीचे वाली मेटल्स हैं उनके शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस का अपने आउटरमोस्ट शेल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। इस वजह से वो इस फॉर्म में आती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की कि लेड पुअरेस्ट कंडक्टर है, गोल्ड और कॉपर बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। फिर हमने उसका यूज़ भी पढ़ा, एलुमिनियम को इलेक्ट्रिकल केबल्स में, कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फिर हमने एसिड में देखा कि जब एसिड को पानी में हल करते हैं तो अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं, इस वजह से उनके अंदर से लाइट पास हो जाती है। फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। फिर बेस के में देखा कि सेम एसिड की तरह बेस का बिहेवियर भी होता है कि बेस भी जब पानी में हल होती है तो वो भी अपने आयंस में चेंज हो जाती है। तो आयंस होने की वजह से उसके अंदर से लाइट आसानी से पास हो जाती है। सेम सॉल्ट
का भी यही प्रोसेस है। वो आपने या तो आयंस में चेंज हो जाते हैं या एसिड और बेस बना लेते हैं, जिस वजह से उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। फिर उसके बाद वो तमाम मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जिनके अंदर जो मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास होगी तो उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी उनको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर लास्ट में हमने देखा कि कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि पानी में हल नहीं होते। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।